नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है चंदवानी सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बार फिर हम यहाँ एकत्र हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम सातवीं और अंतिम कड़ी के रूप में हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों पर आज चर्चा करेंगे। आज जिन पर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं वह कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक विशेष कार्य किया है। आज हम बात कर रहे हैं नागरी प्रचारिणी सभा की, जिसकी स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी और उनके दो मित्रों के द्वारा की गई थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा 1953 में 16 भागों में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाश में आया। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि कई बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो वृहत इतिहास प्रकाशित हुआ वह कितने भागों में है, तो इसका उत्तर 16 भागों में है, क्योंकि कई पुस्तकों में यह 17 और 18 भाग भी लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आरपीएससी के द्वारा 2014 या 15 में जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती के लिए पेपर हुआ था, उसमें उसका उत्तर आरपीएससी ने 16 भागों में ही माना था। तो आप ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों के द्वारा किया गया है। और इन 16 खंडों में से आप बाईं ओर देख रहे हैं हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, छठा भाग रीतिकाल। उसमें रीतिकाल में भी जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, उस धारा से संबंधित जो खंड है वह डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित है। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षा में पूछा जाता है। और अंतिम जो भाग है वह भी मैंने दाईं ओर दिया है, उसका चित्र भी आप देख सकते हैं। हिंदी का लोक साहित्य, जो कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित है। इस ग्रंथ का स्थूल ढांचा शुक्ल जी के इतिहास पर ही आधारित है। आगे हम बात करते हैं इस ग्रंथ में काल विभाजन की। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें 16 काल खंड हैं, प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वान द्वारा संपादित है। तो इसमें 16 काल हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका, हिंदी भाषा का विकास, आदिकाल, भक्तिकाल में निर्गुण शक्ति, सगुण भक्ति, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त में जो है वो रीतिकाल में है। इसके बाद हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, उत्कर्ष काल के नाटक, कथा साहित्य, समालोचना, निबंध, पत्रकारिता, अद्यतन काल, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य और हिंदी का लोक साहित्य। इस तरह से 16 कालों में विभक्त है पूरी सामग्री। आगे चलते हैं, इस ग्रंथ के महत्व और कमियों की बात करते हैं। तो इस ग्रंथ का जो महत्व है वह सिर्फ यहाँ वहाँ बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर देने का ही है। कमियों की बात करते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा इसके अलग अलग खंडों का संपादन करने के कारण कहीं भी शैली की एकरूपता नहीं रह पाई है, क्योंकि शैली व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है और व्यक्तित्व जैसा किसी व्यक्ति का होता है वैसा ही शैली उसका अनुसरण करती है। इसलिए शैली की एकरूपता नहीं रह पाई है, यह इसकी प्रमुख कमी है। आगे हम बात करते हैं अगले विद्वान की, जिनका नाम है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। यह ग्रंथ 2 खंडों में है। इसमें पहला जो खंड है वो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को शामिल किया है पहले खंड में, और दूसरा खंड जो है वो शुद्ध रूप से आधुनिक काल पर आधारित है। गणपति चंद्र गुप्त जी के काल विभाजन को यहाँ दे दिया जा रहा है। आप देखें, आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल भी कहा है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी तिथि से, तो इन्होंने एक निश्चित ईस्वी से इन्होंने इस काल का आरंभ माना है, 1184। ये 1184 क्यों माना है, इसका उत्तर हम आगे देंगे। 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहा जाता है। 1350 से 1600 ईस्वी उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल, जिसे 1857 ईस्वी से लेकर अब तक इन्होंने माना है। आगे बात करते हैं इस ग्रंथ के महत्व की। भरतेश्वर बाहुबली रास के कवि शालिभद्र सूरी को इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। इसीलिए इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है, जैसा कि हमने इनके काल विभाजन के समय कहा था कि हम आगे बात करेंगे।
1184 से इसलिए माना है क्योंकि ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है उसके कवि शालिभद्र सूरी ने यह रचना 1184 ईस्वी में लिखी थी। वहीं से ये आदिकाल का आरंभ मानते हैं। इन्होंने सभी कालों में 3 प्रकार के साहित्य को शामिल किया है, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। यदि हम देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में जब वो आदिकाल की बात करते हैं तो वो धर्म की अवहेलना कर देते हैं, और जो सिद्ध और नाथ पंथ की जो रचनाएं हैं, सांप्रदायिक जो रचनाएं हैं, उन्हें सांप्रदायिक रचनाएं कह करके वो साहित्यिक कोटि से अलग कर देते हैं। और भक्ति काल में वो पूरी तरह से धार्मिक रचनाओं को ही शामिल करते हैं। लेकिन इस साहित्य के इतिहास में ये प्रयास किया गया है कि सभी प्रकार का साहित्य 3 प्रकार का माना गया है, धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। या तो धर्म को केंद्र में रख करके, या राज्य को केंद्र में रख करके, या लोक जनित कोई काव्य होता है, तो 3 ही प्रकार का साहित्य होता है। इन्होंने तीनों प्रकार के साहित्य को शामिल करने का प्रयास किया है। शुक्ल जी द्वारा मध्यकाल में प्रतिपादित काव्य धाराओं के अतिरिक्त इन्होंने मैथिली गीति परंपरा, जैसा हम जानते हैं कि जो मैथिली गीति परंपरा है वो विद्यापति की है, और शुक्ल जी ने उन्हें आदिकाल में रख दिया है विद्यापति को। इन्होंने शुक्ल जी की इस बात का अनुसरण नहीं किया है। इन्होंने भक्ति काल में मैथिली गीति परंपरा के नाम से एक अलग से वर्ग बनाया है और उसमें विद्यापति की स्थापना की है। रासो काव्य परंपरा, ऐतिहासिक चरित काव्य परंपरा, रसिक भक्ति काव्य परंपरा आदि को भी इन्होंने स्थान दिया है, जबकि शुक्ल जी के ग्रंथ में आप ऐसा कुछ नहीं पाएंगे। इन्होंने राम भक्ति काव्य परंपरा के स्थान पर पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के स्थान पर पौराणिक गीति काव्य परंपरा नाम प्रयोग किए हैं। इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा को अलग नाम दे दिए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ये मानते हैं कि इस काल में राम और कृष्ण को केंद्र में रख करके ही काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है। इस काल में गणेश स्तुति भी हुई है, इस काल में दुर्गा स्तुति भी हुई है, इस काल में शिव स्तुति भी हुई है, इस काल में और देवताओं को केंद्र में रख करके भी स्तुति परक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसलिए इन्होंने राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के स्थान पर काव्य शैली के आधार पर इन्होंने वर्ग किए हैं। एक जगह इन्होंने प्रबंध काव्य परंपरा कर दिया है और दूसरी जगह उन्होंने गीति काव्य परंपरा कर दिया है। तो जैसा आप जानते हैं कि कृष्ण जी की स्तुति में गीति काव्य परंपरा ज़्यादा प्रयोग की गई है और राम भक्ति में प्रबंध काव्य परंपरा, जो कि रामचरितमानस जिसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इन्होंने 2 अलग वर्ग राम काव्य परंपरा और कृष्ण काव्य परंपरा के स्थान पर बनाए हैं। इस ग्रंथ की कमी क्या है? कमी यह है कि 1184 ईस्वी से पूर्व के काल को इन्होंने अपभ्रंश के प्रभाव और रचनाओं के अप्रामाणिकता के आधार पर शून्य काल कह दिया है। लेकिन फिर भी 1184 से जिस रचना से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है, भरतेश्वर बाहुबली रास, उस पर स्वयं अपभ्रंश का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसे ये छोड़ नहीं पाए हैं। और उस रचना को इन्होंने 1184 में जो रचित रचना है उसे हिंदी की पहली रचना मान लिया है। तो यह इस ग्रंथ की एक छोटी सी कमी है। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की। अब हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इन रचनाओं के नाम अपने रजिस्टर में, कॉपी में, नोटबुक में उतार सकते हैं। सबसे पहला नाम हम बात करते हैं महेश दत्त शुक्ल जी की, जिनकी रचना है भाषा काव्य संग्रह। ये 1873 में है। हालांकि यह इतिहास ग्रंथ की तरह से नहीं लिखा गया है और न ही इसे बहुत ज़्यादा महत्व आने वाले इतिहासकारों ने दिया है, इसीलिए इस पर हमने विस्तार से पूर्व में चर्चा नहीं की है। लेकिन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है भाषा काव्य संग्रह 1873 में, क्योंकि यह रचना शिव सिंह सेंगर से भी पूर्व में लिखी जा चुकी है। पादरी एडमंड ग्रीव्स, इन्होंने लिखा है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में। इसमें 5 कालखंड किए गए हैं। धार्मिक काल को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। साथ ही हिंदी के भविष्य पर भी एक सुंदर अध्याय लिखा गया है। हालांकि इस संबंध में ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है। FEK, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में लिखा है। इसमें हिंदी की शैशवावस्थाओं के वृत्तों का वर्णन किया गया है तथा हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया गया है। वियोगी हरि ब्रज माधुरी सार, इन्होंने लिखी है 1923 में। राधा चरण गोस्वामी जी की प्रेरणा से लिखी है। और वियोगी हरि का ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्ल जी ने श्याम सुंदर दास और
राम नरेश त्रिपाठी के ग्रंथ के साथ वियोगी हरि के ग्रंथ ब्रज माधुरी सार को श्रेय दिया है विषय वस्तु के लिए। अगला नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 में उन्होंने लिखा है। गौरीशंकर द्विवेदी का सुकवि सरोज 1927 में। बाबू श्याम सुंदर दास की बात पहले हो चुकी है, लेकिन इनका एक और ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य जो इन्होंने 1930 में लिखा है। कोविद रत्नमाला की बात पहले हो चुकी है। आगे बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 में इन्होंने लिखा है। सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा है इन्होंने, हालांकि ये प्रश्न अधिक पूछा नहीं जाता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसलिए विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं शुक्ल जी के इतिहास के साथ, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस पर देना चाहिए। इससे पूर्व लिखे गए सभी ग्रंथों से यह विस्तृत आकार का ग्रंथ था, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण माना जाता है। मुंशीराम शर्मा, लाला सीताराम, शांतिप्रिय द्विवेदी, ये ग्रंथ ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर एक शोध ग्रंथ है, 1939 में प्रकाशित हुआ। राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। हिंदी काव्य धारा 1944, हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी काव्य धारा इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है क्योंकि इसमें सिद्धों की रचनाओं को महत्व दिया गया है। हिंदी का लोक साहित्य इनकी दूसरी रचना है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आगे बात करते हैं अगली रचना पर। अगली दो रचनाएं कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथों के अनुवाद हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष ने हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 तासी के ग्रंथ का अनुवाद है। इस पर हम बात पहले भी कर चुके हैं जब हमने गारसद तासी के बारे में बात की थी। इनका अलग से ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी तक का, जिसमें विवेचन किया गया है। किशोरीलाल गुप्त जी का जो ग्रंथ है वह ग्रियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद है, 1957 ईस्वी में रचित है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, और यह हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, इसके दो भाग हैं, दो भागों में है, और यह ग्रंथ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी ग्रंथ में सबसे पहले रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा में वर्गीकृत किया गया है रीतिकाल को। तो यह प्रश्न 2000, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 2010 या 11 में जो स्कूल लेक्चरर की परीक्षा हुई थी, या 2008, हाँ 10 या 11 में जो परीक्षा हुई थी, उसमें यह पूछ लिया गया था यह प्रश्न कि जो काव्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त धाराएं हैं वह किस ग्रंथ में वर्गीकृत की गई हैं। तो यह हिंदी साहित्य का अतीत है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न भी 2010 या 11 में जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा हुई थी उसमें यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। यह भी विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखा गया है हिंदी साहित्य। सबसे छोटा नाम है इस ग्रंथ का। डॉक्टर नगेंद्र का रीति का हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप सबके पास होगा ही, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल नाम से जो मिलता है बाजार में, वह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद यदि किसी का इतिहास बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और परीक्षाओं के लिए जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है वह यह हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके संपादक हैं 1973 में प्रकाशित हुआ। हिंदी वाङ्मय और 20वीं शती, ये इनका एक अन्य ग्रंथ है। मोतीलाल मेनारिया, जिन्होंने राजस्थान के साहित्य पर बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है, राजस्थान का पिंगल साहित्य और राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये दोनों रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगीरथ मिश्र जी ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। नलिन विलोचन शर्मा की बात हमने बीच बीच में काफ़ी बार की है। इनके ग्रंथ का नाम बड़ा चर्चित है, साहित्य का इतिहास दर्शन। अपने आप में ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें साहित्य के इतिहास दर्शन पर चिंतन किया गया है सर्वप्रथम। कुछ और ग्रंथों की बात करते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, और इस ग्रंथ के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, इसीलिए आप ध्यान दें इस बात पर। बाबू गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, विद्यार्थियों के लिए जो शुरुआत करते हैं विद्यार्थी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए, उनके लिहाज से यह बहुत उपयुक्त ग्रंथ है। विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यह भी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, बहुत गहराई से, ये एमए के विद्यार्थियों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। बहुत अच्छे से इन्होंने प्रत्येक युग की
जो परिस्थितियां हैं और प्रत्येक साहित्य के प्रवृत्तियां हैं उनको बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें विवेचित किया है। सुमन राजे का जो ग्रंथ है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो 2003 में इन्होंने लिखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल इन्होंने स्त्री लेखिकाओं और स्त्री जो साहित्यकार हैं उनको केंद्र में रख करके, यानी कि आप जानते हैं कि महिला जगत को आधी दुनिया का दर्जा भी दिया गया है, तो आधी दुनिया को केंद्र में रख करके यानी कि केवल महिला रचनाकारों को केंद्र में रख करके इन्होंने यह इतिहास ग्रंथ लिखा है। शंभुनाथ सिंह का ग्रंथ हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि कभी नहीं पूछा गया। वासुदेव सिंह हिंदी साहित्य का उद्भव काल भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है जो उन्होंने 1996 में लिखा है यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। नीलाभ का हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे पिछले वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।